एक तो मार्स और राहु हालांकि एक साथ हैं, अंगारक योग, और पर ये जब 1 डिग्री पे आ जाएंगे 13 तारीख को और 14 तारीख को, 13 मार्च और 14 मार्च, 14th ऑफ मार्च, है ना। और देखिए एक्सेस तो वही है, उन्हीं राशि में ही है। तो ये जो है ये सिचुएशन, हम उस टाइम पे कहें कि कुछ सिचुएशन में रिलीफ मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। सुपर पावर, अमेरिका की बात करूं, अमेरिका का ग्लोबल डोमिनेंस क्या आपको गिरता हुआ दिख रहा है? अमेरिका की सिचुएशन क्या कह रही है? अमेरिका की दशा क्या कह रही है? ट्रंप की कुंडली क्या कह रही है? ओके, सर्टनली गिरता हुआ दिख रहा है। देखिए अमेरिका की एक तो 7.5 ही चल रही है। अमेरिका की लियो लग्न की कुंडली है, चंद्रमा 7th हाउस में, और ट्रंप की भी इंसिडेंटली लियो लग्न की ही कुंडली है राइट। अच्छा, अब देखिए अमेरिका के केस में जो ये, और इवन ट्रंप के केस में जो ये एक्लिप्स दोनों बने हैं, ये 1-7 एक्सेस पे हैं। 7th हाउस वॉर का हाउस है, अंगारक योग का भी, मार्स का भी वहाँ पे आ जाना पब्लिक के सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है कि पब्लिक इज़ नॉट वेरी हैप्पी। एज अ रिजल्ट वो जो है प्रोटेस्ट करेंगे या वायलेंस होता हुआ हमें दिखेगा फ्रॉम द पब्लिक फ्रंट इन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। ओके, सो अमेरिका के लिए भी जो ये टाइम इज़ नॉट वेरी गुड। आगे इनकी जो है डॉलर की जो वैल्यू है वो भी जो है हमें कम होती हुई आगे के टाइम में आप देखेंगे। वाटर रिलेटेड, पानी में वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन, आप उसकी न्यूज़ भी सुनेंगे। तो हो सकता है आप आने वाले टाइम में स्विस कनाल की या और किसी वाटर बॉडी से रिलेटेड जो है वॉर या वॉर जैसी गतिविधियां जो हैं वो आपको वहाँ पे भी सुनने को न्यूज़ में मिले। आर वी मूविंग टूवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर 3? क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं? अगर हाँ तो कौन सा वो समय होगा, कौन सी वो विंडो होगी, कौन से प्लानिटरी अलाइनमेंट्स होंगे जब वो समय एक्टिवेट होगा, और कौन सी कंट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल दिख रहा है आपको? सर्टनली हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। शनि जो है अभी मीन राशि में, अब ये मूव करेंगे अपनी नीच की राशि में, तब जो है आप देखेंगे चीज़ें और ज़्यादा उभर के आएंगी, और ज़्यादा कंट्रीज़ जो है सामने निकल के आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट जो है तब और ज़्यादा बढ़ेंगे। फिर जब शनि आपके रोहिणी नक्षत्र में जब टॉरस में आएंगे, दैट विल बी द पीक ऑफ द वॉर। इंडिया की क्या सिचुएशन लग रही है आपको? इंडिया का क्या रोल होगा? इंडिया की करंट महादशा, हमने बात की मंगल की चल रही है, हाँ। आने वाले कुछ साल भारत के लिए कैसे लग रहे हैं? कम्युनल टेंशन और नेबरिंग कंट्रीज़ को लेकर डिस्प्यूट, ये तो बहुत क्लियरली अभी इस साल के चार्ट में दिखता है, नवंबर 2026 में। अब उस टाइम पे आप स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखेंगे। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आप सब ऐसी चर्चाएं सुनते होंगे कि हम एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने ईरान, यूएस और इजराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट देखा, कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशंस को देखकर एक भय पैदा होता है कि शायद कहीं ये बात सच ना हो जाए। आज हमने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया है कि आने वाले समय में ग्लोबली क्या कुछ होने वाला है। इंडिया, रशिया, अमेरिका, चाइना, इनकी दशाएं, इनकी कुंडली क्या कह रही है, इनके लीडर्स की कुंडली क्या कह रही है। इंडिया की भी हमने स्पेसिफिकली बात की कि इंडिया के लिए आने वाले कुछ साल कैसे होने वाले हैं, हमारे लीडर्स के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कैसे होने वाले हैं, रूलिंग पार्टी के लिए कैसे होने वाले हैं। देखिए, ऐसा जो डिस्कशन होता है उसका इंटेंशन आपको डराना नहीं होता, इट्स जस्ट दैट हम एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर एनालिसिस करते हैं, और आज हमने वही करने की कोशिश की है कि आने वाले कुछ साल ग्रहों और गोचर के बेसिस पे क्या कुछ लेकर आएंगे हम सबके लिए, इंडिया के लिए, ग्लोबल लेवल पे क्या कुछ लेकर आएंगे। सो आई एम श्योर कि जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी के सीकर्स हैं, जो ऐसे पॉडकास्ट को सुनना बहुत पसंद करते हैं, आज उनको बहुत डीप और क्लियर इंसाइट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं, शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी, शी हैज़ बीन रिसर्चिंग ऑन सच टॉपिक्स सिंस लास्ट 20 ईयर्स, एंड लेट मी टेल यू, बहुत ही क्लियरली उन्होंने मुझे ऐसे प्लेसमेंट्स बताए कि अगर ये हो रहा है, अगर हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ भी रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसे कौन से प्लैनेट्स के अलाइनमेंट्स है, कितनी डिग्रीज पे कोई कंजंक्शन हो रहा है, क्या एग्जैक्टली आकाश में हो रहा है जो कि हमें यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। आज हमने वही जानने की कोशिश की है। सो आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। एंड तक इस पॉडकास्ट को जरूर देखिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट फॉर दिस ईयर एंड फॉर द कमिंग ईयर्स एज वेल, हम सब के लिए। And let me now introduce you to my guest for today. I would like to welcome once again Riddhi Bell on Speaking Tree. Riddhi ma'am, a very warm welcome on the show. Thank you so much Rangoli, thank you for having me. Such a pleasure to have you on the show today. क्योंकि मैम, जब भी हम एक ऐसे डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं ना,
तो हमें वो सटीक आंसर्स मिलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये होगा दुनिया में जी। एक राइट डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजर हमें बताता है कि ये क्यों होगा, वो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स क्या हैं जो कि इस एक्शन को ट्रिगर कर रहे हैं। आज मैंने टॉपिक भी ऐसा ही चुना है जो ग्लोबली अभी वर्ल्ड में हमें केओस देखने को मिल रहा है। वी जस्ट एंटर 2026 और अभी हमने देखा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो भीषण ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसी से मैं आज शुरुआत करूंगी। फिर हम इंडिया पर भी जाएंगे कि इंडिया की आपको इस साल में क्या सिचुएशन लग रही है, क्या हम एक वर्ल्ड वॉर की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर होगा तो कब होगा, और ये सारे आंसर्स आपको प्लानिटरी अलाइनमेंट्स के बेसिस पर आज आप हमें देंगी, जैसा हमने ऑफ द कैमरा डिस्कस किया। सो आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। और जिन लोगों को ऐसा पॉडकास्ट बहुत पसंद आता है, जिन्हें एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ऐसा पसंद आता है, उनके लिए तो डेफिनेटली आज का पॉडकास्ट इट्स अ ट्रीट। सो मैं शुरुआत यहीं से करूंगी मैम। जैसा मैंने कहा कि अभी हमने रिसेंटली एक भीषण कॉन्फ्लिक्ट देखा इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में। राइट। तो एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है कि ये क्यों हुआ और कहाँ पर आपको इसका आउटकम दिख रहा है, क्या और होता हुआ दिख रहा है, क्या कुछ और बड़ा होगा? ओके तो देखिए पहले कि ये अभी क्यों हुआ, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे चलना पड़ेगा 2025 में, जब राहु और केतु का गोचर हुआ। तो राहु शिफ्ट हुए आपके कुंभ राशि में और केतु आए आपके सिंह राशि में। अब सिंह राशि जो है वो राशि है पावर की, अथॉरिटी की, क्योंकि सूर्य से कनेक्टेड है। केतु जो है वो प्लैनेट है सप्रेशन का, केतु जो है प्लैनेट है डिटैचमेंट का। अब जब सप्रेशन आता है तो क्या होता है, प्रोटेस्ट होते हैं। तो जैसे ही ये गोचर हुआ उसके बाद आप देखिए दुनिया भर में आपने, चाहे वो टर्की है, चाहे नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, ईरान, यहाँ पे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए जी। राइट। अब ईरान के केस की हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो नवंबर में राहु जो है वो शतभिज नक्षत्र में आए। अब शतभिज नक्षत्र वैसे तो राहु के खुद के नक्षत्र है, तो राहु पावरफुल हो गए। अब शतभिज नक्षत्र जो है वो क्या डिफाइन करता है, शतभिज नक्षत्र जो है जो इल्यूजन्स हैं, जो मिथ्स हैं, उनको खत्म करता है। हाँ, शतभिज नक्षत्र जो है वो हीलर्स की बात करता है। तो और राहु जो है वो टेक्नोलॉजी की भी बात करता है। तो अब आप देखेंगे कि मेडिकल फील्ड में स्पेसिफिकली देयर विल बी टेक्नोलॉजी को लेके नए इनोवेशंस होंगे, राइट। बट जो मैंने आपको बात कही कि इल्यूजन्स को हटाने वाली बात होती है, तो और टेक्नोलॉजी में आजकल सोशल मीडिया भी आता है, तो इस पीरियड में आप ये देखेंगे कि जितने भी फेक चीज़ें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, धीरे धीरे उनका खुलासा होगा। धीरे धीरे लोग रियलाइज करेंगे कि ये सब जो हो रहा है ये फेक है, दिस इज नॉट एक्चुअल। तो ये सब राहु जो है, जो शतभिज नक्षत्र है, वो ये उसका रोल इसके अंदर में आ जाता है। अब हम बात करते हैं ईरान की। तो ईरान में जब जैसे ही शतभिज नक्षत्र में राहु का प्रवेश हुआ, उसके बाद 28 दिसंबर को ईरान में ईरान बाजार करके है जहाँ पे की स्ट्राइक हुई, जो कि उनका इकोनॉमिक हब माना जाता है, जो कि कहा जाता है कि उनकी इकोनॉमी में जो है वो ईरान बाजार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो वहाँ पे जो है स्ट्राइक शुरू हुई। फिर 2026 में अभी रिसेंटली 17 फरवरी को आया सोलर एक्लिप्स, राइट। ईरान की जो कुंडली है वो कर्क लग्न, कैंसर लग्न की है। ये जो सोलर एक्लिप्स है इसका जो एक्सेस था ईरान की कुंडली में, जो हम देखते हैं तो वो 2nd हाउस और 8th हाउस पे था। 2nd हाउस जो है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब हम देखते हैं किसी भी कंट्री की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो 2nd हाउस डिस्क्राइब करता है। अब ईरान की इन कंपैरिजन टू डॉलर जो करेंसी का जो रेट है वो बहुत ही वास्ट है। दैट इज रियली वेरी बैड, यू नो, मतलब $1 इज रफली अराउंड 12 लाख ईरानियन रियाल। तो ये कंडीशन है। तो ये 2nd हाउस पे जो ये एक्लिप्स पड़ा, ये उस कंडीशन को और ज्यादा खराब करता है। तो पहले वो स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक जो है वो ऑब्वियसली इकोनॉमिक उससे कंडीशन से कनेक्ट हुई। फिर ये एक्लिप्स आया आपका, एक्लिप्स ने जो है 2nd हाउस को पकड़ा और 8th हाउस। अब 8th हाउस जो है वो कॉन्स्पिरेसी का हाउस है, सडननेस का हाउस है। 8th हाउस को हम डेथ का भी हाउस कहते हैं। अगेन मंडेन एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से 8th हाउस जब एक्टिवेट होता है किसी भी कंट्री के केस में, चाहे वो दशा से हो, चाहे वो ट्रांजिट से हो। और देखिए एक्लिप्स का आना, एक्लिप्स को ना रंगोली बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, स्पेशली जब हम नेशंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सन और मून लिमिनरीज इन्वॉल्व होते हैं। सन जो है वो पावर है, मून जो है वो जनता है, लोग हैं, तो ऑब्वियसली पावर और जनता का कनेक्शन आ जाता है। जो भी मेजर चीज़ें होती हैं यू नो वर्ल्ड में या किसी भी कंट्री के केस में, वहाँ एक्लिप्स का रोल ज़रूर आता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक्लिप्स
सेकेंड हाउस में और 8th हाउस में बन रहा है। सेकेंड हाउस फाइनेंशियल कंडीशंस हो गई, 8th हाउस जो है जैसा मैंने कहा कि इट इज़ दी हाउस ऑफ डेथ ऑल्सो। किसी भी नेशन के केस में अगर 8th हाउस एक्टिव हो गया तो मतलब उसके हेड ऑफ द नेशन की डेथ भी हो सकती है, जो कि हमने अभी देखा। उसके बाद फिर लूनर एक्लिप्स आया, वो भी उसका भी एक्सेस भी सेम था। अब रही बात कि ये अटैक 28 फरवरी को ही क्यों हुआ। अब नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो सोलर एक्लिप्स पहले बना था, क्योंकि उसमें सन इन्वॉल्व था, पावर थी, वो उसकी जो डिग्री थी वो 4 डिग्री 32 मिनट पे बना था, राइट, दैट वाज द पीक ऑफ द एक्लिप्स। अब मंगल जो है जब एक तो पहले कुंभ राशि में एंटर हुए, कुंभ राशि में ऑलरेडी प्लैनेट्स का जमघट था, राहु यहाँ पे ऑलरेडी है, सूर्य यहाँ पे ऑलरेडी है, मरकरी है, वीनस है, मंगल आए। अब जब मंगल एग्जैक्टली 4 डिग्री 32 मिनट पे आए, जो कि वो आए 28 फरवरी को, उसी दिन जो है अटैक शुरू हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक्लिप्स को लेके और मंडेन एस्ट्रोलॉजी को लेके कि एक्लिप्स कितने डिग्री पे फॉर्म हो रहा है, मतलब जो पीक हो रही है उसकी वो किस डिग्री पे फॉर्म हो रही है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। और जब भी कोई मेलेफिक प्लैनेट, स्पेशली मार्स एंड सैटर्न, अगर उसी डिग्री पे आ रहे हैं तो फिर देन दैट विल लीड टू समथिंग वेरी बिग एंड समथिंग डिजास्टर्स ऑल्सो। और एक्लिप्स जो है वो इवन जो नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं उसमें भी जो है एक्लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे सुनामी हो गया या फ्लड की सिचुएशन हो गई या वाटर रिलेटेड हो गई, तो वहां पे हम लूनर एक्लिप्स को देखेंगे, ठीक है, राइट। तो इसलिए जो है ये सिचुएशन इस टाइम पे अटैक जो हुआ वो इस टाइम पे हुआ। तो शुरुआत इसकी 2025 से हो गई थी, पर एक्चुअली इम्प्लीमेंट होते होते 2026 जो अभी हमने देखा इस पे हो गया। आगे क्या होता हुआ दिख रहा है, कहाँ ये आपको लीड करता हुआ दिख रहा है? अब देखिए आगे जो प्लैनेटरी पोजीशंस आ रही है ना, कई एक तो मार्स और राहु हालांकि एक साथ हैं, अंगारक योग, और पर ये जब 1 डिग्री पे आ जाएंगे 13 तारीख को और 14 तारीख को, 13 मार्च और 14 मार्च, 14th ऑफ मार्च, है ना। और देखिए एक्सेस तो वही है, उन्हीं राशि में ही है। तो ये जो है ये सिचुएशन हम उस टाइम पे कहें कि कुछ सिचुएशन में रिलीफ मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, राइट, और एग्जैजरेट 13th and 14th मार्च। बिल्कुल। देखिए मार्स जो है वो रिप्रेजेंट ही करता है वॉयलेंस को, आर्मी को, मिसाइल्स को, आर्म्स को। राहु क्या करता है, राहु उसको एम्पलीफाई कर देता है, जो मार्स के कारक, तभी तो उसको अंगारक योग कहा जाता है। देखिए मार्स जो है वो आग है, राहु जो है वो धुआं है, तो धुआं और आग जब मिलती है तो अंगारक मीन्स एक्सप्लोसिव, राइट, तो इसीलिए एक्सप्लोजन्स होते हैं। तो ये जो है, तो ये कॉम्बिनेशन तो अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी जो आगे आने वाली सिचुएशन है उसमें हमें कोई रिलीफ एज सच नहीं मिल रहा है। मे बी थोड़े टाइम के लिए हम कुछ न्यूज़ सुने कि हाँ मीडिएशन हो रही है, बात चल रही है, पर लॉन्ग रन में आई डोंट सी इट इज दैट दिस प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड इमीडिएटली। दूसरा ईरान की दशा देखिए, अभी ईरान की जो है अभी दशा छिद्र चल रही है, जुपिटर में राहु की दशा चल रही है, राइट। और सैटर्न जो है, जुपिटर राहु सैटर्न जो है उनकी कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली है, 7th हाउस का लॉर्ड है, 7th का और 8th का। अब देखिए 7th हाउस जो है वॉर का है, 8th हाउस मैंने आपको बताया 8th हाउस इज डेथ, 8th हाउस इज सडन चेंज, कॉन्स्पिरेसी। एक्लिप्स भी जो है वो 8th हाउस पे बन रहा है। सो देखिए गोचर और दशा ने मिल के कंबाइन जो है क्या रिजल्ट दिया है। हर अलाइनमेंट ऐसा लग रहा है कि ट्रिगर कर रही है एग्जैक्टली कि मतलब ये तो ऐसा तो होना ही था। मेक सेंस। सो मैम यहाँ पे अगर मैं बाकी कंट्रीज की बात करूँ, स्पेशली सुपर पावर अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका का ग्लोबल डोमिनेंस क्या आपको गिरता हुआ दिख रहा है? अमेरिका की सिचुएशन क्या कह रही है, अमेरिका की दशा क्या कह रही है, ट्रम्प की कुंडली क्या कह रही है? ओके, सर्टनली गिरता हुआ दिख रहा है। देखिए अमेरिका की एक तो 7.5 चल रही है। अमेरिका की लियो लग्न की कुंडली है, चंद्रमा 7th हाउस में, और ट्रम्प की भी इंसिडेंटली लियो लग्न की ही कुंडली है, राइट। अच्छा, अब देखिए अमेरिका के केस में जो ये, और इवन ट्रम्प के केस में जो ये एक्लिप्स दोनों बने हैं, ये 1-7 एक्सेस पे हैं। 7th हाउस वॉर का हाउस है। और देखिए अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कंट्री की जो दशा चल रही है और जो कंट्री के केस में गोचर से जो हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं, अगर वही हाउस जो हेड ऑफ द नेशन है उनके केस में भी एक्टिवेट हो रहे हैं, तो मतलब वो इवेंट तो श्योर शॉट होगा ही होगा। जैसे जब 1962 का वॉर इंडिया चाइना का हुआ था, तो इंडिया की कुंडली में 7th हाउस बहुत स्ट्रांगली अफ्लिक्टेड था, और नेहरू जी की भी कुंडली में उस टाइम पे 7th हाउस बहुत स्ट्रांगली अफ्लिक्टेड था,
ओके। तो अभी देखिए इस यहाँ पे जो है यूएस के चार्ट में भी 7th हाउस जो कि कुंभ राशि है, जहाँ पे कि अभी सारे प्लैनेट्स हैं, जहाँ पे अंगारक योग भी अभी बन रहा है, एक्लिप्स भी वहीं पे फॉर्म हो रहा है, वही केस ट्रम्प की चार्ट में भी हो रहा है। सो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इन केस ऑफ वॉर तो दिखता ही दिखता है, राइट। अब दूसरी बात आती है दशा की, कि अभी दशा क्या चल रही है, क्योंकि दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनका चंद्रमा, यूएस का जो चंद्रमा नेटल मून है वो 7th हाउस में प्लेस्ड है, और उसके ऊपर से राहु गोचर कर रहे हैं। राहु के अलावा और भी ग्रह गोचर कर रहे हैं, पर राहु का गोचर ओवर नेटल मून इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो रिप्रेजेंट करता है जनता को, लोगों को, लोगों के इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को। राहु का उसके ऊपर से गोचर करना, प्लस जैसा मैंने कहा कि अंगारक योग का भी, मार्स का भी वहां पे आ जाना, पब्लिक के सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है कि पब्लिक इज नॉट वेरी हैप्पी। एज अ रिजल्ट वो जो है प्रोटेस्ट करेंगे या वॉयलेंस होता हुआ हमें दिखेगा फ्रॉम द पब्लिक फ्रंट इन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। ओके। सो अमेरिका के लिए भी जो ये टाइम इज नॉट वेरी गुड। आगे इनकी जो है डॉलर की जो वैल्यू है वो भी जो है हमें कम होती हुई आगे के टाइम में आप देखेंगे। अच्छा, अब अभी तो हम बात करें सब कुछ जो हो रहा है वो कुंभ राशि में हो रहा है। अब 3 अप्रैल से जो है मंगल जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे आपके मीन राशि में, और वहां पे शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं पूरी साल अमेरिका के। एग्जैक्टली, अमेरिका के केस में वो 8th हाउस बन जाता है। वहां से वो जो है 2nd हाउस को देख रहे हैं। तो जो मैंने आपसे कहा 2nd हाउस जो है वो फाइनेंशियल कंडीशंस बताता है किसी भी कंट्री की। तो ऑब्वियसली डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होती हुई यहाँ से दिखाई दे रही है। मंगल और शनि की युति 8th हाउस से 2nd को देख रही है। एग्जैक्टली। अब दूसरी चीज, जो हम वापस से ईरान के केस में अगर आते हैं, अभी देखिए उन्होंने जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि वाटर बॉडी है, वहां पे उन्होंने उसको बंद कर दिया है, तो जिससे कि ऑयल जो है और कंट्रीज में ना जा सके। अब जो ये सैटर्न और मार्स का जो कनेक्शन हो रहा है, जो 3 अप्रैल के बाद हो रहा है, ये मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। इट इज अ वाटर गवर्न राशि। तो आप वाटर रिलेटेड, पानी में वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन, आप उसकी न्यूज़ भी सुनेंगे। तो हो सकता है आप आने वाले टाइम में स्विस कनाल की या और किसी वाटर बॉडी से रिलेटेड जो है वॉर या वॉर जैसी गतिविधियां जो है वो आपको वहां पे भी सुनने को न्यूज़ में मिले, राइट। अब आते हैं ट्रम्प की कुंडली पे। तो देखिए ट्रम्प की जो दशाएं चल रही हैं वो चल रही है जुपिटर, वीनस, जुपिटर। अब जुपिटर जो है वो 2 जून को जो है वो आपके कर्क राशि में आ जाएंगे, एग्जॉल्ट हो जाएंगे। ट्रम्प के केस में ये जो गोचर है ये 12वें घर में होगा। जुपिटर जो है उनके 12वें घर में आएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। अब देखिए कुछ दशाएं ऐसी हैं जो इंडिविजुअल के केस में कही गई हैं कि सेंसिटिव दशाएं होती हैं, बहुत अच्छी दशाएं नहीं होती हैं, जिसमें शनि में शुक्र की दशा हो गई या चंद्रमा में बुध की या बुध में चंद्रमा की, वो दशा अच्छी नहीं मानी जाती। दूसरी जुपिटर और वीनस, गुरु और शुक्र की दशा जब आती है वो भी अच्छा पीरियड नहीं माना जाता है। जबकि दोनों इतने अच्छे नहीं, पर दोनों ऑपोजिट नेचर के प्लैनेट है ना, तो इनका कंजंक्शन भी, एग्जैक्टली, तो इनका कंजंक्शन भी और इनकी दशाएं भी जब आती हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है। तो इससे वो इंडिविजुअल, ये मैं इंडिविजुअल की केस बता रही हूँ। तो ट्रम्प की जो ये दशा आ रही है तो ये एक ट्रम्प की चल रही है ऑलरेडी, तो ये एक अच्छी दशा नहीं है। इसीलिए व्हाटएवर ही इज फेसिंग और जो भी उनके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये दशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब जो गोचर आ रहा है, जो गोचर इनके 12वें घर में आ रहा है, 12वें घर से इनका 6ठा घर, इनका 8वां घर और 12वां घर, 6, 8 और 12 तीनों के तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे। अब 6ठा घर कॉन्फ्लिक्ट का घर है, 8वां घर मैंने कहा कॉन्स्पिरेसी का घर है, राइट। 12वां घर आपका बीमारी का घर है। एक तो इनकी हेल्थ को लेके ही हैज टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो आगे आने वाला गोचर है वो इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सर्टनली इनकी गवर्नेंस जो ये कर रहे हैं, जो यूएस को जिस तरह से ये लीड कर रहे हैं, जिस तरह से ये पूरे वर्ल्ड के साथ डील कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने आपसे कहा गोचर और दशाएं दोनों जो हैं वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो अमेरिका के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा है, जो रादर खराब समय ही कहूंगी। बात कर रहे थे वो आपको गिरती हुई, डिक्लाइन होती हुई दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड आई एम श्योर कि हम इतने chaos की बात कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के मन में भी ये सवाल होगा, आर वी मूविंग टूवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर 3? क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं? अगर हाँ तो
कौन सा वो समय होगा, कौन सी वो विंडो होगी, कौन से प्लानिटरी अलाइनमेंट्स होंगे जब वो समय एक्टिवेट होगा, और कौन सी कंट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल दिख रहा है आपको? देखिए, सर्टेनली हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। और देखिए, अब कई लोग ये पूछते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से, क्या, कैसे दिख रहा है। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा फिर से पीछे जाना पड़ेगा। 2020 में गुरु और शनि एकदम एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए थे। दे वर एट 0 डिग्री, विच इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन विच हैपन्स, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, जुपिटर और शनि का एक साथ इतने क्लोज डिग्री पे आना। और ये दोनों बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं। इनका जो इम्पैक्ट होता है ना इस कंजंक्शन का, वो इट कैन बी फेल्ट ओवर अ डेकेड। यस, इसीलिए जो है ये जो डेकेड है, और जब भी ये दोनों साथ साथ आए हैं तब दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है या जब भी कोई चेंज होता है तो उससे पहले उथल पुथल तो होती है। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट सिंपल। तो देखिए, शुरुआत धीरे धीरे शुरुआत होनी तो इस कंजंक्शन के बाद से शुरू हो गई थी। अब उसका इम्पैक्ट जो है हमें देखने को 2025 के बाद से ज़्यादा शुरू हो गया। देखिए, मैंने पहले भी कहीं कहा था कि 2024 वॉज द लास्ट नॉर्मल ईयर ऑफ दिस डेकेड। उसके बाद से जो है उथल पुथल जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को धीरे धीरे शुरू। फिर उसके बाद शुरुआत हुई यूक्रेन रशिया वॉर से। फिर अब देखिए धीरे धीरे सारी कंट्रीज निकल के आ रही हैं और आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही जा रहे हैं। एंड कॉन्फ्लिक्ट ओपनली भी नहीं हो रहे तो टेंशन्स तो कंट्रीज में चल ही रही हैं बहुत ज़्यादा। तो एक तो ये फैक्टर हुआ। फिर देखिए, समथिंग लाइक अ वर्ल्ड वॉर, रंगोली, वो एकदम मैं कहूँ 1 साल में हो जाता है या 2 साल में हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। जैसे मैंने कहा, ये पूरा डेकेड ही जो है डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रेजुअली। उसके अलावा देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इन सबकी जो दशाएं अभी चल रही हैं वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं चल रही हैं। जैसे अभी अब हमने यूएस की बात की, इजराइल की बात की, ईरान की बात की, किसी की शनि की है, किसी की मंगल की है। मंगल मोस्टली सबके 7th हाउस में कनेक्शन बनाए। इंडिया की भी मंगल की दशा चल रही है, राइट? तो हाँ, इट्स जस्ट स्टार्टेड, तो ये सारी जो दशाएं भी जो अभी आ रही हैं, किसी की भी अच्छे चंद्रमा की दशा या अच्छे शुक्र की दशा नहीं चल रही। मोस्टली जो कंट्रीज, जो हम बड़े देश देख रहे हैं, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन सब की दशाएं भी अभी फेवरेबल नहीं है। उसके अलावा जो गोचर के भी जो ग्रह बन रहे हैं, जो गोचर के भी जो कंजंक्शंस हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी फेवरेबल। फिर जो शनि जो है अभी मीन राशि में, अब ये मूव करेंगे अपनी नीच की राशि में, तब जो है आप देखेंगे चीज़ें और ज़्यादा उभर के आएंगी, और ज़्यादा कंट्रीज जो है सामने निकल के आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट जो है तब और ज़्यादा बढ़ेंगे। फिर जब शनि आपके रोहिणी नक्षत्र में, जब टॉरस में आएंगे, दैट विल बी द पीक ऑफ द वॉर। That will be the peak of the war. Yes. और वो कब होता हुआ दिख रहा है आपको? So 2030-31 is the time when we see the peak of the war. Okay. Yes. इंडिया की क्या सिचुएशन लग रही है आपको? इंडिया का क्या रोल होगा? इंडिया की करंट महादशा, हमने बात की मंगल की चल रही है, हाँ। आने वाले कुछ साल भारत के लिए कैसे लग रहे हैं? तो देखिए रंगोली, अगर हम बात करें इंडिया की, तो उसके लिए हमें सर्टनली मंगल की दशा चल रही है। पर जो ये साल डिफाइन करता है, जो हम ईयरली प्रेडिक्शन करते हैं, वो हम चैत्र प्रतिपदा यानी कि जो न्यू ईयर की कुंडली है वो देखते हैं। तो वो देखिए, मीन लग्न की कुंडली बन रही है, सन और मून तो है ही है, उसके साथ में शनि वहाँ बैठे हुए हैं, राइट? दूसरा 12वें घर में, जहाँ पे कि 11वीं राशि फॉल कर रही है, 12वें घर में, वहाँ पे मंगल और राहु बैठे हुए हैं अलॉन्ग विथ मरकरी। तो शनि एक तो लग्न में बैठ के देख रहे हैं आपके 3rd हाउस को, राइट? और मार्स और राहु जो देख रहे हैं आपके 6th हाउस को। 6th हाउस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का घर है, और मंगल की दृष्टि ऑल्दो 7th हाउस पर भी बन रही है। तो हम इसको इस तरह से कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो ज़रूर दिखता है। और देखिए, मार्स और राहु जब साथ आए हैं, तब इंडिया के केस में देखा गया कि कम्युनल टेंशन और कम्युनल रॉइड्स जो हैं वो ज़रूर हुए हैं। तो ये जो पीरियड है, इसमें कम्युनल टेंशन, कम्युनल रॉइड्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दशा भी जो है वो मार्स में राहु की ही चल रही है। और गोचर में भी मार्स और राहु ही हैं। बिल्कुल एम्पलीफाइड। तो ये जो पीरियड है ना, ये बहुत सेंसिटिव है इन टर्म्स ऑफ आपकी कम्युनल टेंशन को लेके। तो ये चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब सैटर्न जो है, जो मैंने आपको बताया कि 3rd हाउस को देख रहा है, मंगल भी 12वें से बैठ के 3rd हाउस को देख रहा है। 3rd हाउस जो है वो आपके नेबर्स हैं,
राइट। छठा घर जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट है। वैसे भी जो इंडिया की जो नेटल चार्ट है, जो हमारे टॉरस लग्न की चार्ट है, उसमें भी देखिए 4 प्लैनेट जो हैं आपके वो तीसरे घर में बैठे हुए हैं। तो तभी हमारे जो है हमेशा नेबर्स और नेबरिंग कंट्रीज को लेके डिस्प्यूट्स हमेशा से ही रहे हैं, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से लेके अभी तक। और अभी तो जो स्थिति बन रही है इसमें गोचर भी यही बता रहा है कि नेबरिंग कंट्रीज को लेके तो प्रॉब्लम्स अभी रहेंगी ही रहेंगी। वी कांट रिलैक्स कि नहीं जी सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। दो चीज़ें, कम्युनल टेंशन और नेबरिंग कंट्रीज को लेके डिस्प्यूट, ये तो बहुत क्लियरली अभी इस साल के चार्ट में दिखता है। दूसरी चीज़, सैटर्न जो है वो जुडिशरी है, सैटर्न जो है लॉ एंड ऑर्डर है। तो कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट लॉ जो है या कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है वो इस साल ज़रूर आएगा, जो विच विल बी अ लैंडमार्क जजमेंट और लैंडमार्क लॉ जो कि हमें देखने को मिलेगा। रही बात कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इन दिस वॉर, तो वो अभी एकदम इंडिया का रोल ऐसा नहीं दिखता कि इंडिया अभी एकदम ओपनली इस सीन में आ रही है। ठीक है, इंडिया इफेक्ट तो हो ही रहा है, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज ग्लोबल, तो इफेक्ट तो होगा इंडिया पे। पर ये कह देना कि इंडिया अभी ये ओपनली आ जाए कि हम इस वी आर साइडिंग दिस कंट्री या हम वॉर में ओपनली आ रहे हैं, वो अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो इस चैत्र प्रतिपदा की कुंडली है, इसमें जो 2 सेविंग ग्रेस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। एक तो जुपिटर जो है वो चौथे घर में बैठा हुआ है, वहाँ से जो है वो आपके 12th हाउस को देख रहा है। सो जो ये अंगारक योग है, इस पे जुपिटर की दृष्टि बन रही है। इसी कारण से मैं कह रही हूँ कि इंडिया का ओपनली अभी वॉर में आना नहीं दिख रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ सेविंग ग्रेस। दूसरा जो है वीनस जो है वो अच्छा वेल प्लेस्ड है इंडिया के लिए। तो वो इकोनॉमी में, वाटर रिलेटेड चीज़ों में, जो वाटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जो है दैट इज़ अ गुड थिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलती हूँ। जब मंगल जो है वो सिंह राशि में जाएगा। सिंह राशि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि केतु वहाँ पे बैठे हुए हैं। ऑलरेडी केतु सिंह में है, सिंह में, और मंगल की क्योंकि दशा चल रही है। ये हो रहा है नवंबर 2026 में। अब उस टाइम पे आप स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखेंगे। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हैं वो उस टाइम पे जो है थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, थोड़ा सा ध्यान रख के करें। ये कॉम्बिनेशन जो है वो एक्सीडेंट्स को या टेररिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उस टाइम पे कोई ना कोई एक्सीडेंट रिलेटेड या टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटी को भी आप सुन सकते हैं। देखिए, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इंडिया के लिए इकोनॉमिकली दिस इज़ अ गुड ईयर। हमारी ग्रोथ तो होगी पर चैलेंजेस के साथ होगी। चैलेंजेस भी इंडिया के केस में आएंगे। किस प्रकार के चैलेंजेस? जैसे मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स विद द नेबर्स, चैलेंजेस, इंटरनल चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ कम्युनल टेंशन, कम्युनल रॉयट्स, और उस केस में चलते हुए प्रोटेस्ट। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि केतु सिंह राशि में जो है प्रोटेस्ट देता है, तो हम ये भी देखेंगे कि कम्युनल टेंशन को लेके जो है किसी तरह के प्रोटेस्ट या स्टूडेंट्स को लेके किसी तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। वीनस है तो वीनस जो है जो क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं या उससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उसमें अच्छी चीज़ें होने के चांसेस हैं। एजुकेशन को लेके भी रिफॉर्म्स होंगे कुछ जो कि पॉजिटिव होंगे, जो कि इस तरह के रिफॉर्म्स होंगे कि बच्चों पे जो बर्डन है वो थोड़ा कम होगा। सो ओवरऑल मिक्स्ड बैग है ये साल। अच्छी चीज़ें भी हैं और ख़राब चीज़ें भी हैं, पर केयरफुली चलने वाला है, क्योंकि जो कंजंक्शंस बन रहे हैं, जो ये ट्रांजिट में जो ग्रह आ रहे हैं ना, ये रिलीफ नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ों को ना बहुत बढ़ा रहे हैं और इन अ नेगेटिव वे बढ़ा रहे हैं। तो मैम, अगर मैं कंक्लूड करूँ, सिंस वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इंडिया, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया के लिए ये साल बहुत अच्छा है ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स, और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के चलने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चर को लेके दिस इज़ अ गुड ईयर। अच्छा, अब जुपिटर जो है वो कर्क राशि में आएगा। कर्क राशि जो है वो वाटरी साइन है। 2 जून को ना? हाँ, 2 जून को। तो ये जो है बारिश अच्छी होगी इस साल, पर ये भी हो सकता है कि एक्सेस रेन्स हो जाएं, तो कई हिस्सों में जो आपको फ्लड्स की सिचुएशन भी सुनने को मिलेगी।
कि पानी ज़्यादा हो गया, राइट। तो बट ओवरऑल बारिश अच्छी होगी। अब बारिश अच्छी होगी क्योंकि हमारी एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा होगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होगी, राइट। मेटल के प्राइसेस अभी और बढ़ेंगे, तो और जुपिटर जब उच्च के हो जाएंगे तो तब भी हम जो अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है मेटल्स का वो चलता रहेगा, राइट। तो इन सब सेक्टर्स के हिसाब से तो अच्छा है। जैसे मैंने कहा क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, वीनस से गवर्न चीज़ें हैं वो अच्छी रहेंगी। वीनस जो है विमेन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप न्यूज़ में सुनेंगे कि विमेन अचीवर्स जो हैं वो कंट्री में इस साल ज़्यादा निकलेंगे, या वुमेन हाई पोजीशन पे ज़्यादा होंगी इस साल पे, तो ये भी एक ट्रेंड होगा। जो मैंने कहा नॉट सो गुड चीज़ें हैं वो सर्टनली, एक तो हमारी इमेज आउटसाइड द कंट्री, वो भी हमें बहुत संभाल के स्ट्रैटेजिकली वो चीज़ जो है हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसके साइड लें, किसका साइड नहीं लें। अभी तो ठीक है, अभी हम न्यूट्रल प्ले कर रहे हैं, ये साल चल जाएगा, पर एक स्टेज ऐसी आएगी जैसे ही जब शनि नीच के होंगे तब हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा कि हम किसके साइड पे हैं। ओके, तो इंडिया उस असमंजस में होगा कि एग्जैक्टली किसका साइड ले, किसकी साइड लेगा। अभी वक्त बताएगा। लाइक सिंस वी आर डिस्कसिंग, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। नहीं, ये अभी देखिए, अभी रुक जाइए, अभी और चीजें, अभी तो बहुत कुछ अनफोल्ड होगा। उसके बाद ये अपने आप धीरे धीरे क्लैरिटी हमें हो जाएगी कि इंडिया किसके साइड लेगा। एक चीज जो दिखती है वो ये है कि जो रूलिंग पार्टी है उसमें जो है ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो अभी इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो अभी भी चल रहा है, पर शायद सामने निकल के नहीं आ पा रहा है। तो मिडल ऑफ द ईयर जो है हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उनमें जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने निकल के आए। और वो पूरे भारतीय जनता को विजिबल होगा। बिल्कुल विजिबल होगा। Okay. बिल्कुल विजिबल होगा। Okay. उसका जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हाँ. तो देखिए वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट का वाला साल है, मैंने बताया। हाँ. छठा घर एक्टिवेटेड है, कम्युनल टेंशन है, और जो पार्टी पावर में है उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बढ़ेगी। तो इंटरनली जो है ना बहुत सोच समझ के हमें ये साल को डील करना है। केतु जो है, जो हमारी कुंडली में, इंडिया की जो नेटल कुंडली है उसमें चौथे घर में है। चौथा घर जो है वो इंटरनल सिचुएशन का होता है किसी भी कंट्री में, इंटरनल पीस या इंटरनल सिचुएशन का। तो केतु का वहाँ पे आना सर्टेनली जिस तरह से और देशों में जहाँ पे वो गोचर कर रहे हैं वहाँ इम्पैक्ट कर रहा है, तो हमारे देश में चौथे घर पे इम्पैक्ट करेगा, जो कि हमारे देश की इंटरनल स्थिति के बारे में बताता है। अब हमने इंडिया की बात की, अगर मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की कुंडली के बारे में आपसे पूछूं, उनकी कौन सी दशा चल रही है, उनका समय क्या कह रहा है, उनकी पावर आपको कहाँ तक दिख रही है आने वाले कितने सालों तक, उनका स्टेट में जानना चाहूँगी एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। ओके, तो देखिए मोदी जी की आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और मोदी जी की भी मंगल की ही दशा चल रही है, मंगल में शुक्र की चल रही है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अभी हम बार बार बात कर रहे हैं, हम गोचर पे आ रहे हैं, बार बार एक्लिप्स से हम लिंक कर रहे हैं। तो जो ये एक्लिप्स है ये मोदी जी की चार्ट में चौथे घर में और 10वें घर में बन रहा है, राइट। 10वां घर प्रोफेशन होता है, चौथा घर आपका सुख होता है, राइट। तो ये इनके भी 4-8 एक्सेस में बन रहा है, सॉरी 4-10 एक्सेस में बन रहा है। इंडिया के केस में ये जो है 4-10 एक्सेस में ही बन रहा है, वहाँ पे भी सेम एक्सेस है, राशियाँ बदल गई हैं। इनके मोदी जी के केस में सिंह राशि जो है वो 10वें भाव की स्वामी है, इंडिया के केस में सिंह राशि जो है 4th भाव की स्वामी है। तो ये इनके मोदी जी की कुंडली से भी यही चीज़ कंफर्म हो रही है, जो कि इंडिया की कुंडली से भी और गोचर से कंफर्म हो रही है, इज अबाउट द इंटरनल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो जो इंटरनल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। तो मोदी जी के लिए सर्टनली ये चैलेंज वाला साल रहेगा, इन द सेंस कि जो कंडीशन, इंटरनल कंडीशन है कंट्री की, उसको उनको बैलेंस करना पड़ेगा। प्लस जैसा मैंने आपसे कहा कि पार्टी के अंदर भी थिंग्स आर नॉट वेरी प्लेजेंट। पार्टी के अंदर भी मोदी जी को लेके या जो लीडर है उनको लेके जो पार्टी के मेंबर्स हैं, दे विल नॉट बी वेरी हैप्पी, देयर विल बी सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या किसी तरह का डिस्प्यूट इसको लेके भी हो सकता है। तो नेशनल लेवल पे भी और इंटरनल पार्टी लेवल पे भी जो है डिस्प्यूट होने का, एक डिससेटिस्फैक्शन का, एक अनरेस्ट की सिचुएशन जो है वो बनी रहेगी। तो मोदी जी के लिए तो ये साल चैलेंज वाला है ही है। और आने वाले कुछ साल कैसे लग रहे हैं उनके लिए आप? आने वाला देखिए 2027 सर्टनली इज़ नॉट अ वेरी गुड ईयर अगेन, हेल्थ के लिए भी इशू है, और जैसे मैंने कहा कि पार्टी का इंटरनल डिस्प्यूट है जो कि उभर के सामने आएगा, और वही ऐसे इवेंट्स आगे लीड करेंगे जो कि उनकी जो पोजीशन है उसके लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तो मैम जैसे विद इन दिस पॉडकास्ट ओनली हमने एक सुपर पावर की बात की, अमेरिका की बात की, दो और सुपर पावर्स की मैं बात करना चाहूँगी, चाइना एंड रशिया। इन कंट्रीज़ की आपको
क्या स्टेट लग रही है, एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है, ये किसे सपोर्ट करती हुई दिख रही है आने वाले सालों में? Okay. हाउ डू यू सी देम? ओके, सो देखिए, रशिया की जो है वो कन्या लग्न की कुंडली है और उनकी जो भी दशा चल रही है वो जुपिटर में सैटर्न की चल रही है। सैटर्न जो है वो उनका 5th लॉर्ड है। 5th हाउस जो है वो डिप्लोमेसी से डील करता है। तो अभी जो पहला तो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है, तो अप्रैल में जो है 26 अप्रैल के बाद से जब इनका दशा चेंज हो रहा है, उसके बाद से हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिकली बातें ऐसी होंगी जो कि जिससे कि रशिया और जो यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है इसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकालने के लिए कोशिश की जाएगी। Okay. तो ये अभी दिखता है। अभी ये कह देना कि रशिया ओपनली सामने आ रहा है वॉर में, अभी नहीं आ रहा है। दूसरा आता है चाइना। ना चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना की जो है वो मकर लग्न की कुंडली बन रही है और चाइना के केस में भी जो है जो ये ग्रहण पड़ रहा है, ये अगेन उनका भी जो है 2nd हाउस और 8th हाउस इम्पैक्ट हो रहा है। चाइना की जो भी दशा चल रही है वो मरकरी में सूर्य की दशा चल रही है। सन जो है वो इनका 8th लॉर्ड है। जैसे मैंने बताया था कि 8th हाउस जो है वो डेथ का है और 8th हाउस मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो हम देखते हैं वो देखते हैं किसी हेड ऑफ द नेशन की डेथ। तो वो हम चाइना में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट लीडर और सम प्रोमिनेंट लीडर का जो है कुछ उनके साथ हो सकता है इस दशा में। अब चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए ये साल इतना अच्छा नहीं है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एज फार एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ चाइना इज कंसर्न। अब नवंबर 2027 में जो आपका सवाल था कि ये किसके सामने आएंगे, ये लोग किसका साथ देंगे, क्या करेंगे, तो नवंबर 2027 से चाइना की मंगल की अंतर्दशा शुरू हो रही है। 2027 नवंबर। और मंगल जो है वो इनके 7th हाउस में बैठा है। 7th हाउस जो है वो वॉर का हाउस है। तो उस टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चाइना जो है सामने निकल के ओपनली जो है वॉर का हिस्सा बने। पर इस साल में चाइना और रशिया जो है वो ओपनली सामने नहीं आ रहे। मैम, नाउ दैट वी डिस्कस्ड कि 2030-31 तक हमें एक विंडो दिख रहा है जहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर एक्सपेक्टेड है कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है जी। उसके बाद का समय, पीपल से कि 2032 में वो सतयुग फिर से आ जाएगा और भारत जो सुपर पावर है और उभरेगा। राइट। इंडिया के साथ साथ मैं अमेरिका, रशिया, इनकी पोजीशन भी जानना चाहूँगी आफ्टर द 2031 विंडो। लाइक व्हाट डू यू सी हैपनिंग टू दीज सुपर पावर्स? क्या और उभरता हुआ आपको दिख रहा है? अच्छा, देखिए अमेरिका के लिए तो सर्टेनली इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन आफ्टर 23। अमेरिका जो अभी तक रूल कर रहा था, जो अभी तक वर्ल्ड पावर था, वो अब उसका जो स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका की वही स्थिति होगी जो 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद यूके की, इंग्लैंड की हुई थी। तो वही स्थिति अमेरिका की होने वाली है। और देखिए जिस तरह से अमेरिका में भी स्थिति चल रही है, जिस तरह से जो वहाँ के राष्ट्रपति जिस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं, हम सब ये फोर्सी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस तो है ही है, उसके अलावा कॉमन सेंस भी अगर हम देखें तो हम फोर्सी कर रहे हैं कि वो डिसीजंस या जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इट इज़ नॉट लीडिंग टू सम प्रोग्रेस। तो अमेरिका के लिए तो सर्टनली इट इज़ नॉट द जो 2030s वाला जो डिकेड होगा वो अच्छा डिकेड नहीं होगा। इनफैक्ट उसके बाद भी अच्छा पीरियड नहीं है। इंडिया के लिए सर्टनली एक तो हमारी दशा भी बदल जाएगी, राहु की दशा आ जाएगी, राहु हमारे लग्न में बैठा हुआ है। तो सर्टनली दैट पीरियड इज़ गोइंग टू बी अ बेटर पीरियड फॉर इंडिया। रशिया के लिए भी देखिए रशिया के लिए मैं कहूँ कि कोई बहुत ही ख़राब पीरियड होगा ऐसा नहीं है, पर रशिया के लिए भी इट इज़ गोइंग टू बी अ मतलब रशिया विल रिटेन इट्स पोजीशन, मतलब जो उसकी पोजीशन जो वो कमांड करता आ रहा है वो पोजीशन, पावरफुल पोजीशन में रशिया रहेगा। इस समय के बाद का भारत कैसा होगा मैम? इस पे मैं बहुत आपका हाईलाइट जानना चाहूँगी क्योंकि हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वी सी पीपल क्लेमिंग कि इंडिया इतना प्रोग्रेस करने वाला है आने वाले कुछ सालों में that it will be at the top. So do you see that happening? India certainly will be progressing. Progress तो बिल्कुल होगी। देखिए अभी जैसे राहु और मार्स आए, मैंने आपको बताया राहु शतभिज नक्षत्र जो टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है। और अभी देखिए इंडिया में AI सबमिट हुई, तो इंडिया जो है वो धीरे धीरे इज ट्राइंग टू रीच दैट लेवल, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस कर रहा है। राहु जो है वो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड प्लैनेट है और जब हमारी दशा भी उस टाइम पे राहु की चल रही होगी तो हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होंगी। वी विल बी मच इन अ मच बेटर पोजीशन टेक्नोलॉजिकली जो हम आज के उसमें हैं।
और इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ जो हमारा कल्चर है जो कि कहीं खो गया था और अब दोबारा से रिवाइव हो रहा है, उस टाइम पे जो 30s का जो डेकेड होगा उसमें हमारा कल्चर, हमारी जो पुरानी टीचिंग्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा स्प्रेड होंगी, लोग जो है उसकी तरफ, उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बनेंगे। हमारी कंट्री में भी जो कहते हैं लॉस्ट ग्लोरी, वो हमारे को फिर से हमारी ग्लोरी हमें मिलेगी। वाह, या ग्रेट। और इसी पॉजिटिव नोट पे आज का मैं ये पॉडकास्ट अंत करना चाहूँगी कि हमने देखिए कितना कुछ जो ग्लोबली आने वाले कुछ समय में होने वाला है उसे डिस्कस किया और सटीक एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स के साथ डिस्कस किया। सो आई एम श्योर कि जिस इंटेंशन के साथ आज का मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था ना कि अगर वर्ल्ड वॉर होगा तो क्यों होगा, अगर ग्लोबल डोमिनेंस अमेरिका की गिरती हुई दिख रही है तो क्यों दिख रही है, ऐसी कौन सी दशा वहाँ के लीडर्स की, ऐसी कौन सी दशा उस कंट्री की चल रही है, ऐसी कौन सी दशा इंडिया की चल रही है जो इतना अच्छा समय हमें दिखा रही है। एंड देखिए ऐसे पॉडकास्ट का इंटेंशन किसी को डराना या भय पैदा करना नहीं है, जस्ट एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, ये मैं हर पॉडकास्ट में कहती हूँ। एंड मैम आई हाईली बिलीव कि बहुत ही अच्छा डिस्कशन था ये, पर्सनली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। जिस इंटेंशन के साथ मैंने इस पॉडकास्ट को शुरू किया था कि सटीक एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के थ्रू आज आपको बताएंगे कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इंडिया के लिए, रशिया के लिए, चाइना के लिए, अमेरिका के लिए कैसा समय आने वाला है, क्या हम उस सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम उस ग्लोबल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं। देखिए जैसा मैंने कहा कि ऐसे पॉडकास्ट का इंटेंशन डराना नहीं होता, इट्स जस्ट नॉर्मल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। तो आप मुझे बताइए आपके अपने क्या ओपिनियंस है, आपने कितना रिलेट किया, आप आने वाले कुछ सालों में क्या कुछ होता हुआ देख रहे हैं अपने इंट्यूशन पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे। साथ ही साथ मुझे भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम और ऐसे किन मुद्दों पर बात करें, आप डेफिनेटली सुनना चाहेंगे। आपकी और क्या क्वेरीज हैं आज के इस पॉडकास्ट को लेकर, अपनी कुंडली को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उनके आंसर्स आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल कीप ब्रिंगिंग यू such insightful and wonderful discussions. I'll see you in another podcast. Namaste.